हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। आज हम लोग इस क्लास में एटमॉस्फेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, डेट इज कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या टॉपिक हमारा डेट इज कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है। नाउ द अर्थ विथ इज स्फेरिकल शेप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री डोमेन्स। यहाँ पे बात हो रही है कि जो अर्थ है हमारा किसके शेप में, डेट इज अर्थ डेट इज इन स्फेरिकल शेप and it's divided into three domains. This earth is further divided into three domains. ठीक है। इसमें पहला डोमेन आता है हमारा दैट इज लिथोस्फीयर, दूसरा आता है हमारा एटमॉस्फेयर एंड तीसरा आता है हमारा दैट इज हाइड्रोस्फीयर। ओके, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट अर्थ जो हमारा है वो फर्दर डिवाइड हो जा रहा है थ्री डोमेन है। पहला हमारा हो जाएगा दैट इज लिथोस्फीयर, आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एटमॉस्फेयर एंड आफ्टर दैट वी हैव हाइड्रोस्फीयर। नहीं, and these three domains, now we are talking about these three domains, with these three domains that is taking together means हम लोग किसको किसको ले रहे हैं, that is एटमॉस्फेयर को ले रहे हैं, लिथोस्फेयर को ले रहे हैं एंड हाइड्रोस्फेयर को ले रहे हैं। जब ये तीनों डोमेन्स को एक साथ लेते हैं देन वी कॉल इज एट अ बायोस्फीयर। जब हम लोग किसको क्या बोलते हैं, इसको बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है। नाउ लाइक मैटर, जैसे मैटर में क्या होता है, मैटर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। पहला पार्ट हो गया हमारा सॉलिड, दूसरा हमारा जो होता है लिक्विड एंड तीसरा हमारा होता है गैस, दैट इज गैसियस। In the same way, these three domains is going to be divided into three states. Okay, means in the same way, like matters, these three domains exist in the three states. जैसे कि अगर लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर हमारा क्या होता है, that is related to land। लैंड हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है। Now, if we talk about the hydrosphere, that is related to water, तो water हमारा क्या होता है, that is liquid हो गया। And if we talk about the atmosphere, ये हमारा किससे related, that is air से related है, that is talking about the gases. Means in the same way, like matter हमारा further division होता है, that is solid, liquid and gas. In the same way, these three domain is going to divide into three state. पहला हो गया solid, that is the lithosphere, and दूसरा हो गया liquid, that is the hydrosphere, and तीसरा हमारा हो गया that is gaseous, that is the atmosphere. Okay. Now they possess space and they occupy space and possess inertia. Means like any object is going to occupy a volume of space. In the same way, these three domain is going to occupy the space and possess inertia. Now we'll talk about the lithosphere. Lithosphere exists in the solid state। जैसे कि हम लोग देखें lithosphere हमारा किससे रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड है, तो किसके फॉर्म में होगा, डेट सॉलिड स्टेट के फॉर्म में होगा। एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर डेट इज इन द गैसेस स्टेट्स एंड द हाइड्रोस्फीयर डेट इज इन द लिक्विड स्टेट, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ ईच हैज मींस हम लोग टॉकिंग, और हम लोग एक मींस ये हमारा लिथोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया एंड हाइड्रोस्फीयर, ईच हैज अ पर्पस इन सपोर्टिंग द लाइफ ऑन द अर्थ। ऑब्वियस, वेरी इंपॉर्टेंट। मींस हर डोमेन का अपना अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सपोर्टिंग द लाइफ ऑन द अर्थ। जैसे कि बात करें इन द गैसेस स्टेट की बात करें, ठीक है, द एटमॉस्फेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मोमेंटम एंड द प्रेशर। देखो जब हम स्टेट, ये जो गैसेस स्टेट है, गैसेस स्टेट क्या करेगी, इनका एक फीचर होता है दैट इज इट हैज अ मोमेंटम एंड अ प्रेशर। जैसे बात करें प्रेशर तो इसमें क्या होता है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ एक और रोल हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे। एटमॉस्फेयर क्या करता है, इट रेगुलेट्स द हीट अराउंड अस। तो इनका एक और इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे हमारा एयर का मूवमेंट हो गया, विंड का मूवमेंट हो गया, एयर सर्कुलेशन, वर्टिकल सर्कुलेशन होता है, ये कौन करता है, बेसिकली ये इट इज डन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे बात होती है इट रेगुलेट्स द हीट अराउंड अस। ओके, नाउ व्हाट इज, हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एटमॉस्फेयर, हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज व्हाट इज एटमॉस्फेयर। ठीक है, द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट इज सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। देखो ब्लैंकेट मींस एक चादर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये अगर हमारा अर्थ है तो चारों और एक ब्लैंकेट में से एक ब्लैंकेट के फॉर्म में क्या हो रहा है, जो कि सराउंड कर रहा है, किसको सराउंड कर, अर्थ को सराउंड कर रहा है, देन दैट इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। ओके, इट एग्जिस्ट इन सेवरल लेयर्स अराउंड द अर्थ। हम लोग देख सकते हैं ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये जो एक डिफरेंट डिफरेंट लेयर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, दैट इज एक्सोस्फेयर एंड ऑल। ओके, तो यहाँ पे बात है ये जो हमारा ब्लैंकेट ऑफ एयर है, ये फर्दर डिवाइड किया जाता है इन अ लेयर। ठीक है, एंड दीज लेयर बिकम थिनर इन एट द अल्टीट्यूड। मींस बात हो रही है ये जो लेयर है, लेयर का जो कंपोजिशन हो रहा है वो क्या करेगा, जैसे जैसे हम लोग हाइट की और अल्टीट्यूड इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर इज गोइंग टू डिक्रीज। यहाँ पे ये बात हो रही है जैसे जैसे अल्टीट्यूड हमारा इंक्रीज होगा, डेंसिटी ऑफ एयर इज गोइंग टू डिक्रीज एंड hence atmospheric pressure is going to decrease। okay, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे हमारा जो प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है,
and therefore one find difficult to breathe as one go up, means since the density of air is going to decrease at the upper or at the height, so one find difficult means क्या हो रहा है, बहुत लोगों को क्या होता है, जैसे जैसे वो पहाड़ी में जाता है, मान लो सपोज पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे जैसे बंदा पहुंचा ना, तो उसको डिफिकल्ट ब्रीथ होता है, क्यों, क्या कि डेंसिटी ऑफ एयर का जो डेंसिटी बहुत कम हो गया। Why? And this is because less air. Why? Because of less air and is pressing down from the above. Means यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो भी कम लग रहा है, एंड एट द सेम टाइम हमारा क्या होता है, वॉल्यूम या जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो बहुत कम हो जाता है, या तो हम लोग बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ एयर कम हो गया है, ठीक है। और हाफ ऑफ टोटल मास, एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बेसिक बात बोली जा रही है कि हाफ ऑफ द टोटल मास ऑफ एयर इज फाउंड बिलो द 5 किलोमीटर, मीन्स अगर हम लोग, ये हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ है, इसके टॉप में हाफ ऑफ 5 किलोमीटर, तो टोटल मास ऑफ एयर इज फाउंड बिलो दिस 5 किलोमीटर, मीन्स टोटल मास अगर एयर का जितना भी होगा उसका जो 5 किलोमीटर के अंतराल में ही हमारा ये आ जाता है, टचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट हेल्ड क्लोज टू द अर्थ बाय द ग्रेविटी, मींस देखो यहाँ पे जो डेंसर एयर होंगे वो क्या होगा, क्लोज टू द सरफेस होंगे, एंड एट द सेम टाइम ड्यू टू ग्रेविटी ये होल्ड करके रखेगा। तो यहाँ पे बात हो रही है कि आउट ऑफ टोटल मास ऑफ द अर्थ 5 हाफ ऑफ मींस 50% ऑफ द टोटल मास ऑफ अर्थ इज फाउंड जस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू 5 किलोमीटर, मींस 5 फ्रॉम द सरफेस से 5 किलोमीटर के बीच में हमारा 50% ऑफ द टोटल मास ऑफ एयर फाउंड होता है या मिलता है। Now, atmosphere protect the earth from the harmful ultraviolet and infrared। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है यहाँ पे कि एटमॉस्फेयर कैसे हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द अल्ट्रावायलेट रेज दैट इज एंड द इंफ्रारेड रेडिएशन दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन। तो जैसे हम लोग को पता है कि ये जो सन है, सन इज गोइंग टू रेडिएट व्हाट, सन इज गोइंग टू रेडिएट हीट। तो इस रेडिएशन में हमारा बहुत सारा रेडिएशन आता है, उसमें हमारा हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज एंड इंफ्रारेड रेज ये भी क्या होता है, इनकमिंग होता है। पर क्या होता है यहाँ पे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज इज गोइंग टू डिफ्लेक्टेड। ओके, तो ये क्या कर रहा है, हम लोग को बचा रहा है ना, मींस वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज एंड हीट हैज ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन। देखो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, अगर मान लेते हैं मैक्सिमम कितना, डेट इज ऑक्सीजन हमारा कितना है, डेट इज अबाउट 21%, एंड अगर नाइट्रोजन देखिए डेट इज हमारा कितना आ जाता है 78%। तो मैक्सिमम हमारा किसके कंपोजिशन, डेट इज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है। तो ये बताया रहा है कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर द लाइफ सपोर्टिंग गैसेस एंड इट हेल्प्स इन रिटेनिंग द नेसेसरी वार्मथ ऑन द अर्थ एंड हेल्प्स इन द सर्कुलेशन वाटर वेपर द सोर्स ऑफ वाटर रेनफॉल। मींस देखो जब हीट आया, हीट हमारा यहाँ पे इंसुलेट हुआ ना, सरफेस पे हीट आया तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ठीक है। जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ये जो गैसेस ये क्या करता है, ये होल्ड करके रखता है वार्म को, और जब वार्म अगर होल्ड कर हो जाएगा तो हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर हमारा क्या हो जाएगा, गर्म रखेगा। मींस इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग एंड रिटेनिंग द नेसेसरी वार्म्थ ऑन द अर्थ। अगर ये ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन नहीं रहता तो हमारा अर्थ जो है वार्म नहीं होता, क्या कि ये क्या होल्ड करके रख रहा है, एंड एट द सेम टाइम हेल्प्स इन द सर्कुलेशन वाटर वेपर। मान लेते हैं कि हमारा हीट क्या किया यहाँ पे सरफेस ऑफ द ओशन पे आया, अब ये क्या करेगा, इसको गर्म करेगा एंड ड्यू टू इवोपरेशन दैट इज दिस वाटर इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर। तो यहाँ पे जो वाटर वेपर कहाँ पे जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। अब ये एटमॉस्फेयर मतलब एयर में जाके होल्ड करेगा ना, एंड दिस वाटर वेपर इज गोइंग टू कंडेंस एंड आफ्टर प्रेसिपिटेशन रेनफॉल ऑकर, ठीक है। तो रेनफॉल में भी हमारा एटमॉस्फेयर हेल्प कर रहा है। नाउ आगे वी विल टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। हम लोग देखेंगे द एटमॉस्फेयर जो हमारा है वो मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस का एंड द टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स। तो हम लोग को याद रखना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस एंड एट द सेम टाइम इट इज अ मिक्सचर ऑफ टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स आल्सो। अगर हम लोग एक क्लीन ड्राई सैंपल ऑफ एयर ले तो उसमें अबाउट 78% जो होगा वो नाइट्रोजन कहलाएगा एंड 21% जो होगा वो हमारा ऑक्सीजन कहलाएगा। अप टू हियर ओके ना। ऑक्सीजन का काम क्या होता है, नाइट्रोजन का काम क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो ऑक्सीजन बेसिकली क्या करता है, हेल्प इन बर्निंग, वो पता है, हेल्प इन बर्निंग एंड द ब्रीथिंग। तो अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। जब ब्रीथ नहीं कर पाएंगे तो हमारा लाइफ क्या होगा, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बता रहा है विदाउट ब्रीथिंग ऑक्सीजन मोस्ट लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव, मींस बहुत सारे लिविंग बींग्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब अगर बात करें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन क्या होता है, कलरलेस इनर्ट गैस है। नाइट्रोजन क्या हमारा है, कलरलेस इनर्ट गैस है एंड हैज नो टेस्ट एंड स्मेल। तो यहाँ पे याद रखना है कि नाइट्रोजन का कोई कलरलेस नहीं होता एंड इट इज इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है दैट इज दिस नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद एनी केमिकल्स। मींस नाइट्रोजन क्या हमारा एक इनर्ट गैस है। इट मींस दैट इट इज नॉट गोइंग टू इंटरैक्ट मींस और कंबाइंड विद एनी अदर केमिकल्स।
एंड इट हैज नो टेस्ट एंड नो स्मेल्स। तो याद रखना है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नाइट्रोजन। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज ए कलरलेस इनर्ट गैस एंड हैज नो टेस्ट एंड स्मेल। ठीक है। इट डाइल्यूट्स द ऑक्सीजन एंड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। देखो नाइट्रोजन का काम होता है, ये क्या एक इनर्ट गैस है, तो ये क्या करता है, डाइल्यूट करता है ऑक्सीजन के साथ एंड इट इज गोइंग टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स बट दे कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो एक इंपॉर्टेंट बात बताया जा रहा है कि ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या होता है, हर लिविंग बींग्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट दे कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सही बात है। अब हमारे लिए तो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हम लोग इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर से, तो हम लोग कैसे कंज्यूम करेंगे? तो इसका सिंपल सी बात होती है कि जो प्लांट है, प्लांट क्या करता है, अपना जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से लेता है, और सॉइल से लेता है। और जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स है वो कहाँ से ऑब्टेन करता है, एनर्जी बाय ईटिंग द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। ठीक है। तो यहाँ पे बात होगी जो एक नाइट्रोजन जो हमारा एयर है वो क्या होता है, हर लिविंग बींग्स के लिए एक एसेंशियल इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है। ठीक है। और ये बट एट द सेम टाइम इट कैन नॉट बी डायरेक्टली कंज्यूम फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो प्लांट कहां से लेगा, सॉइल से लेगा। एनिमल कहां से लेगा, बाय ईटिंग द प्लांट एंड ऑल। ओके। नाउ दीज गैसेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। तो देखो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यही दो गैसेस है दैट दे आर गोइंग टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। ये जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ पे। ठीक है। Now, however, they are insignificant with respect to the weather phenomenon. ये भी उतना यहाँ पे एक important role play नहीं करता with respect to this nitrogen and oxygen with respect to what weather phenomena. Now we are talking about that 1% of air, because we have talked about that nitrogen is about 78% and oxygen is about what, oxygen is about 21%. Remaining 1% we have, it is made up of a number of gases. 1% of gas जो है हमारा बहुत सारे gases इसमें मिक्सचर होगा, they include हो इस 1% में हमारा क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड हो जाएगा, वाटर वेपर इंक्लूड होगा, हीलियम इंक्लूड हो जाएगा, हाइड्रोजन इंक्लूड हो जाएगा, आर्गन इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड बाय द प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल। तो पता है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी होता है बाय द प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल बिकॉज इट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस। पता ही है फोटोसिंथेसिस तो आप पढ़े होंगे। वाटर वेपर इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड हेंस द सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश वाटर। तो ये तो पता ही होगा वाटर वेपर जो कि हमारा कहाँ पे जो कि प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर, इट इज गोइंग टू, ये कहाँ से आता है, समुद्र से हो गया, लैंड से हो गया, रिवर से ऑल हो गया। एंड ड्यू टू इंसुलेशन ये जब हीटअप होगा तो ये बाय इवोपरेशन वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। और ये जो वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में होगा, इफ आफ्टर कंडेंसेशन एंड आफ्टर प्रेसिपिटेशन इट इज गोइंग टू फॉर्म, इट इज फॉर्म अ वाटर साइकिल एंड हेंस द सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश वाटर होगा। नाउ water vapor when added to the atmosphere by evaporation from the oceans, lake and the rivers, transpiration from the vegetation and aspiration of the animals। तो यहाँ पे देखो बात हो रही है कि वाटर वेपर से एनवायरमेंट या एटमॉस्फेयर में कैसे ऐड होता है कि दे आर एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय इवोपरेशन फ्रॉम द सी। इवोपरेशन होता है फ्रॉम द सी, लेक्स एंड द रिवर्स, एंड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, और यू कैन से दैट इज ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द प्लांट्स एंड ट्रीज, एंड रेस्पिरेशन फ्रॉम द एनिमल। देखो हम लोग रेस्पायर करते हैं तो इट्स द सेम टाइम जो हवा निकलता है ना, तो उसमें क्या तो वाटर वेपर ही होता है। जो वाटर वेपर क्या एटमॉस्फेयर में गया, एटमॉस्फेयर में गया तो फिर वो कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन के बाद रेनफॉल हो जाता है। ठीक है। नाउ सम पार्टिकल्स लाइक पोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो some particles like pollen from the plants, dust from the dust storm, ash from the meteorites, volcanic eruptions, smoke from the fire and the salt particles from the sea are also present in the lower layer of the atmosphere। तो ये क्या होता है, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है, they are going to present in the lower layer of the atmosphere। मींस बहुत एटमॉस्फेयर के नजदीक में बोल सकते हैं कि 12 से 13 किलोमीटर के लमसम में ये रहता है। एंड दीज पार्टिकल्स एक्ट एज अ न्यूक्लाई ऑफ द वाटर वेपर टू फॉर्म अ रेनड्रॉप। मींस यहाँ पे बात हो रही है ये जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लाई। क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लाई। अब ये हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लाई क्या करता है, ये जो स्मॉल, ये एक बेस बनाता है ताकि जो वाटर वेपर होगा ना, वाटर वेपर जाकर के इस वाटर मॉलिक्यूल्स के अराउंड जाकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, मींस इसको एक मीडियम चाहिए इन ऑर्डर टू कन्वर्ट वाटर वेपर इनटू वाटर।
तो ये कौन सा मीडियम होगा, ये हमारा ये जो डस्ट पार्टिकल्स है वही एक मीडियम प्रोवाइड करेगा। एंड दिस पार्टिकल्स एज अ न्यूक्लियाई फॉर द वाटर वेपर टू फॉर्म द रेन ड्रॉप, टू फॉर्म द रेन ड्रॉप्स अराउंड देम, एंड दे आल्सो स्कैटर द सनलाइट। अब देखो ये जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जब इस पे सन रे पार करेगा तो ये क्या स्कैटरिंग ऑफ लाइट होकर होगा, लाइक प्रिज्म। एंड द अमाउंट ऑफ डस्ट वेरीज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, ये तो पता ही है कि द अमाउंट ऑफ जो स्मॉल पार्टिकल्स होगा वो वेरी करेगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नाउ what is the function of the atmosphere? We are going to study about the function of the atmosphere. एयर हैज अ वेट एंड एग्जैक्ट प्रेशर। पता ही है, जो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़े होंगे तो पता होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेट ऑफ द एयर पर यूनिट एरिया हम लोग कंसीडर करते हैं एट अ गिवन एलिवेशन, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो पता ही है, ये एक अगर डिफरेंट लेयर है, अलग अलग लेयर है एयर का, तो क्या होगा, ये लेयर क्या करेगा, इसके ऊपर वार अप्लाई, ये लेयर इसके ऊपर, मींस ओवरऑल नीचे वाला जो सबसे लेयर होगा उस पर मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो ये बात हो रही है, एयर हैज वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर, बीइंग प्रेस्ड डाउन इट ऑलवेज रिमेन इन कांटेक्ट विद लैंड एंड वाटर। देखो जब अगर बॉटम ऑफ द एयर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें जो अपर एयर होगा वो क्या करेगा, कंप्रेस करके रखेगा ना, तो कंप्रेस करके रखेगा तो दैट इज दिस लेयर इज गोइंग टू कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर, विद द लैंड एंड वाटर ड्यू टू द फिजिकल कॉन्टैक्ट। अब देखो यहाँ इसके बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट हो गया, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द एयर लैंड एंड वाटर टेक्स प्लेस ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने लगेगा, ठीक है, मींस यहाँ पे पहले एयर होगा, एयर क्या करेगा, एयर हमारा जो होगा वो क्या करेगा, टच करेगा लैंड को, वाटर को, एंड लाइक दिस इट इज अ कंटिन्यूअस बेसिस। ना सॉइल ऑब्जॉर्व्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ड्यू टू दिस कॉन्टैक्ट। अब यहाँ इसकी वजह से क्या होगा, पता है, सॉइल क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा नाइट्रोजन को, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, कंज्यूम किया जाएगा प्लांट के द्वारा। तो यहाँ पे एक लाइफ साइकिल के लिए एक इंपॉर्टेंट होता है फॉर द सपोर्टिंग लाइफ ऑफ एनी एनिमल्स एंड प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली तो कंज्यूम नहीं करेगा एनिमल, ये क्या करेगा, पहले सॉइल लेगा, फिर सॉइल से हमारा प्लांट ले लेगा। तो soil absorbs oxygen nitrogen due to this contact and water vapor in the air rises from the oceans on the account of evaporation। यहाँ पे बात हो रही है, उसके बाद जो वाटर वेपर होगा ओशियंस में वो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में आ जाएगा बाय प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। Now, carbon dioxide in air helps in absorption of heat and keeps the earth warm at night। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करके रखता है। जब हीट ऑब्जर्व रहेगा तो रात के समय में क्या होता है, अर्थ हमारा थोड़ा सा गर्म होता है, वाई। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगा तो दे आर नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व द हीट, और जब रात होगी तो हमारे कोल्ड फील होगी, ठीक है। Now, because of its composition, means we are talking about because of atmospheric composition, the atmosphere is of most dynamic identity। तो यहाँ पे बहुत सारे बातें होंगी, ये डायनेमिक होता है, जैसे हमारा वाटर साइकिल हो गया, फिर यहाँ फिजिकल कांटेक्ट की बात होगी, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात होगी, कि प्लांट के पास कैसे आ रहा है वो भी देख लिए, ठीक है। लार्ज मासेस ऑफ एयर आर बीइंग मूव्ड अप एंड डाउन एंड अक्रॉस द सरफेस ऑफ द सी। तो हम लोग देखेंगे बहुत सारे, ये बहुत लार्ज मासेस मींस लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर इज मूव हियर एंड देयर एंड दैट इज डाउन, अप्स एंड डाउन एंड अक्रॉस द सरफेस ऑफ द अर्थ। नाउ एनर्जी ऑफ द सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एटमॉस्फेयर इन डायनेमिक स्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट बात होती है, जो एनर्जी है सन की, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन कीपिंग द एटमॉस्फेयर इन अ डायनेमिक स्टेट। सही बात है क्या, कि हमारे जो वाटर से वाटर वेपर कन्वर्ट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एनर्जी ऑफ द सन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। Now we'll talk about the structure of the atmosphere. Very important. We are talking about the structure of the atmosphere. In the atmosphere, there are concentric layers of there. हम लोग अभी just देखे थे कि it has a concentric layer. It has a concentric layer. This is a concentric. This is a concentric layer. Okay. Now, so there are concentric layer of air and each layer has a different density। तो यहाँ पे हर लेयर का अपना अपना एक डेंसिटी होगा, and the upper layer प्रेसेस डाउन द लोअर लेयर। तो यहाँ पे जो जितना भी अपर लेयर होगा, एयर होगा, अपर लेयर ऑफ द एयर वो क्या करेगा, सप्रेस करेगा नीचे वाला लेयर को, और नीचे वाला सप्रेस करेगा और नीचे वाला लेयर को। सो द एयर ऑफ द लोअर लेयर, सो यहाँ पे बात होगी द एयर ऑफ द लोअर लेयर इज ऑलवेज हैवियर और डेंसर। सही बात है क्या, कि यहाँ पे हैवी होगा, हैवी एयर इज हमारा क्या होगा, दैट इज इसका हैवी होगा तो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आएगा ना, और लाइट होगा तो ये हमारा क्या जो ऊपर रहेगा। So the air of the lower layer is always heavier or denser while the upper layer are thinner or less dense। जैसा वही बात होगी कि ऊपर जो upper layer होगा, upper layer of air are thinner or less dense, और जो lower layer of air होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, that is a heavy। Now in this way about 90% of the air masses of air lies within the height of about 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे बात हो रही, अगर 90% of the total mass of air है वो कहां तक लाई करेगा, दैट इज अप टू 20 किलोमीटर ओनली, अप टू 20 किलोमीटर। ओके,
नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टेम्परेचर एंड द प्रेशर, तो यहाँ पे देखो ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेम्परेचर एंड द प्रेशर दे आर गोइंग टू डिवाइडेड इनटू फोर, दे आर गोइंग टू डिवाइडेड इनटू फोर. Okay, first one is the troposphere, second one is stratosphere and the mesosphere, and the last one is thermosphere. और ये जो thermosphere it is going to be divided into ionosphere and the exosphere. तो बेसिकली यहाँ चार डिवीजन हो रहा है, और ये जो चार डिवीजन किसके बेसिस पे हुआ? इट इज बेस्ड ऑन द टेम्परेचर एंड द एयर प्रेशर. नाउ और हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे जो हमारा पहला जो था ट्रोपोस्फेयर था, उसके बाद अप टू द हाइट ऑफ 8 किलोमीटर, 8 से हमारा 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा, 50 से 80 हमारा मेसोस्फेयर हो जाएगा, बाकी का हमारा थर्मोस्फेयर में हमारा दो पार्ट हो जाता है, दैट इज आयनोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर. तो भी 800 से 40 से 4400 किलोमीटर, 400 से हमारा रिमेनिंग जो बचता है वो हमारा एक्सोस्फेयर में आएगा. तो वन बाय वन मींस वी आर गोइंग टू डील विद ईच हेमिस्फीयर. ओके, और ईच लेयर हम लोग देखेंगे, एक हर लेयर को वन बाय वन देखने वाले हैं. तो पहला हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर इज द लोवेस्ट मोस्ट, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं. फिर ये ट्रोपोस्फेयर है, ये लोवेस्ट मोस्ट है एंड डेंसर लेयर है. वाई? क्या कि ये सबसे नीचे है, तो डेंसर होगा तभी वो नीचे होगा. इनका जो हाइट होता है वेरी करता है. इक्वेटर के अराउंड क्या होता है, 18 किलोमीटर के लमसम में होता है, जबकि पोल के पास कितना होता है, दैट इज 18 किलोमीटर होता है. ठीक है. Now, 75% of the atmosphere is found in the troposphere. एक और important जो 75% जो है atmosphere का, उसमें कहाँ पे found होता है, that is found in the troposphere. ठीक है. And its concentration decreases as you go high. जैसे हमारे यहाँ पे बात हो रही है thickness of the air. थिकनेस बात करें या थिक या डेंसिटी ऑफ द एयर पे बात करें, जैसे जैसे हम लोग अल्टीट्यूड बढ़ाएंगे, जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ाएंगे, डेंसिटी ऑफ द एयर इज गोइंग टू डिक्रीज. ओके, नाउ द ट्रोपोस्फेयर, दिस डिक्रीज इन द टेम्परेचर, ये जो डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर में, तो हमारा जो डिक्रीज में टेम्परेचर हो जाएगा, तो ये इसको कहते हैं हम लोग, दैट इज नॉर्मल रेट, दैट इज द डिक्रीज इन द टेम्परेचर इज नोन एज नॉर्मल रेटेड. एंड द एवरेज डिक्रीज बोला जाता है कि 1 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज होता है. कब? जब हम लोग इंक्रीज करेंगे 166 मीटर ऊपर जाएंगे, तो देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट. And then temperature varies within the troposphere is responsible for many. ये जो temperature variation होता है, इसके वजह से बहुत सारे turbulence create होते हैं. ठीक है. And as a result of these turbulence, all weather phenomena occurs in this layer. So ये जो temperature का variation होता है, इसी की वजह से जितना भी weather phenomena हम लोग को देखने मिलता है, बस इसी की वजह से होता है. And the troposphere heated more from below than above. देखो ये important बात है, जो troposphere है, इनका जो लेयर होगा, जो नीचे का लेयर होगा, ज्यादा हीट होगा एज कम्पेयर टू अबव. ठीक है. द अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फियर, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है. द अपर लिमिट, मैक्सिमम लिमिट जो होगा, सीलिंग पॉइंट होगा ट्रोपोस्फियर का, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग, या उस लिमिट को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट ट्रोपोस्फोस. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रेटोस्फियर. A stratosphere, that is this layer lies above the troposphere. ये just किसके ऊपर lie करता है, that is just above the troposphere. This layer is going to lie and it extend up to the height of 50 किलोमीटर. ये 50 किलोमीटर तक lie करता है. The air is thin. यहाँ पे देखेंगे इस लेयर में क्या होता है, एयर बहुत कम होता है एंड कोल्ड होता है एंड ड्राई होता है. ठीक है. एंड टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर that is about -55 डिग्री सेल्सियस. ओके. Now ozone layer lies within the stratosphere. यहाँ पे एक important layer उनका नाम है, that is ozone layer. और ये जो ozone layer कहाँ पे lie करता है, that is stratosphere में lie करता है. ठीक है. Ozone layer is generally found between the altitude 20 किलोमीटर to 50 किलोमीटर. ये 20 to 50 किलोमीटर की रेंज में हमारा कौन सा लेयर प्रेजेंट होता है, that is ozone layer प्रेजेंट होता है. ठीक है. ओजोन लेयर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है अल्ट्रावायलेट, दैट इज सोलर रेडिएशन को, दैट इज कमिंग फ्रॉम द अबव. तो ये ओजोन लेयर है, ये क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन. द इंसुलेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज इक्वल टू डेट लॉस. में यहाँ पे बात होगी, जितना आया उतना रिफ्लेक्ट किया, मींस नो एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड इन दिस एरिया. ऑब्जॉर्प्शन हो रही है, मींस यहाँ पे जितना आया उतना वो लॉस कर दिया. ठीक है. And that is why the temperature of the air is constant. मींस जितना आया उतना गया, मींस हमारे पास कुछ नहीं बचा ना, तो टेम्परेचर हमारे पास क्या कांस्टेंट बचेगा. मींस यहाँ पे बात हो रही है कि द इंसुलेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज इक्वल टू दैट इज लॉस्ट. जितना आया उतना चला गया, मींस लॉस्ट हो गया. तो यहाँ हमारे पास कोई हीट तो बचा नहीं. जब हीट कोई नहीं बचा, तो हमारे यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा, वो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होगा. That is why the temperature of this layer is going to constant, and in the higher level, however, the temperature is going to increase. तो पर इस लेवल पे हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर पर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, हमारा जो टेम्परेचर हो जाएगा वो क्या करेगा, वेरी करता है. ठीक है. Now, after that, the lower layer of the stratosphere, after lower layer of the stratosphere देखेंगे.
द लोअर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर हैज अ वर्चुअल एब्सेंस ऑफ वाटर वेपर। यहाँ पे बात हो रही है कि जो लोअर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर होगा वहां पे वर्चुअली यहाँ पे कोई वाटर वेपर होता ही नहीं, मींस वर्चुअली एब्सेंट है, मतलब वाटर वेपर होता ही नहीं है। एंड हैज कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन। अब तक यहाँ पे ना कोई वाटर वेपर है, तो जब वाटर वेपर कोई नहीं होगा तो यहाँ पे कोई वेदर फिनोमेना ओकर नहीं होगा। तो वेदर फिनोमेना ओकर नहीं होगा मींस यहाँ पे कोई स्पेस एकदम पूरा साइलेंट स्पेस है ना, कुछ कंडीशन हो रहा है और टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। तो जितना कोई वेदर फिनोमेना है ना, टेम्परेचर हमारे से कांस्टेंट है, तो ये जो आइडियल कंडीशन होता है फॉर द फ्लाइंग जेट एयरक्राफ्ट। तो इसीलिए इसमें हम लोग देखेंगे इस एरिया में हमारा जो एयर क्या करता है, फ्लाइट करता है, ठीक है। Now temperature rises from -60 डिग्री सेल्सियस at the base to the stratosphere to 0 मींस फिर हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो हमारे क्या होता है, फ्रॉम -60 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस ये आ जाता है। द अपर लिमिट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज नॉट अ स्ट्रेटोपोज। तो यहाँ पे लास्ट इसका जो लिमिट बचता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोपोज बोलते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर क्या होता है, this layer lies above the stratosphere, तो just above the stratosphere we will get as a just above the stratopause you can say we will get a mesosphere। और इनका जो एक्सटेंट बोला जाता है that is it is up to the height of 80 किलोमीटर from the ground। the temperature in this layer decreases down। पहले क्या होता है, पहले हमारा मान लेते हैं यहाँ पे पहले हमारा टेम्परेचर क्या हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हुआ, फिर कुछ देर तक कांस्टेंट है। ये जो कांस्टेंट हुआ क्यों, जब इस केस में जब कांस्टेंट रहेगा तो यहीं पे हमारा फ्लाइट होने वाला है। अब कांस्टेंट होने का फिर हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करने लगेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, फिर हमारा डिक्रीज करने लगेगा कुछ बाद, फिर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज मींस यहाँ पे हम लोग देखेंगे हर लेयर में टेम्परेचर कभी वैरी करते रहता है, ठीक है। तो द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेस विद द हाइट एंड रीचेस अ मिनिमम ऑफ माइनस कितना डिग्री, माइनस 110 मींस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस ये कहां तक डिक्रीज करेगा, डेट -110, ठीक है। at an altitude of about 80 किलोमीटर and that is near up to the mesosphere। the last limit जो होगा that is mesosphere, उसको बोलते हैं हम लोग मेसोपॉज बोलते हैं, ठीक है। and due to reflected sunlight from the meteoritic dust। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो meteoritic dust है, तो बहुत सारे डस्ट जो कि प्रेजेंट है इन ऑन दिस सरफेस है, और इनका जो जब रिफ्लेक्शन होगा, जब ये डस्ट पार्टिकल्स पे रे ऑफ लाइट होगा तो रे रिफ्लेक्ट करेगा, तो देयर वी विल सी अ विस्पी क्लाउड इज फाउंड इन दिस। विस्पी मींस हम लोग क्लाउड जैसा कुछ दिखेगा, धुंधला टाइप का, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द थर्मोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेसोस्फीयर एंड कंसिस्ट ऑफ टू लेते हैं हम लोग जस्ट मेसोस्फीयर के जस्ट ऊपर से हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज आयनोस्फीयर एंड द एक्सोस्फीयर। हम पढ़ने वाले आयनोस्फीयर क्या होता है। आयनोस्फीयर क्या देखो, इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 400 मींस फ्रॉम 80 किलोमीटर, फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 400 हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज हमारा किसके अंदर आ जाएगा, दैट इज आयनोस्फीयर आ जाएगा। द आयनोस्फीयर कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। ये जो आयंस क्यों बोलते हैं, क्या कि इस लेयर में हमारा इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है एंड which create a sheet like a display of light that is known as aurora borealis and that is in the northern hemisphere and aurora australis that is in the southern hemisphere। देखो ये जो कॉन्सेप्ट aurora borealis and aurora australis क्या होता है, ये जो सिंपल से aurora borealis क्या होता है ना, या aurora, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, there is a collision of a solar wind का collision हो जाएगा किसके साथ, that is with the earth's magnetic field के साथ। यहाँ पे क्या बात हो रही है समझिए आप, यहाँ पे देखो अर्थ हमारा है, अर्थ ये है, तो ये अर्थ है हमारे यहाँ पे, यहाँ नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा। तो अर्थ इटसेल्फ हमारा एक मैग्नेट जैसे काम करता है, जब मैग्नेट हो जाए तो इसके बाद एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसा कुछ होता है। अब क्या हो रहा है, सोलर हमारा सोलर है, तो सोलर का जो कोरोना डिस्चार्ज होता है जिसको हम लोग सोलर विंड बोलते हैं, ये क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। और ये जो सोलर विंड है इट इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करते हुए कुछ रे ऑफ जो कुछ विंड सोलर पार्टिकल्स हमारा नॉर्थ पोल में चल जाएगा, कुछ सोलर पार्टिकल्स हमारा साउथ पोल में आ जाएगा। तो इसके वजह से एक फिनोमेना क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पोलर लाइट्स। क्या बोलते हैं इसको, पोलर लाइट्स। ऐसी पोलर लाइट्स को हम लोग बोला जा रहा है कि एक सीरीज ऑफ ये जो आयंस के कारण, ये जो आयंस जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसके कारण एक लाइट डिस्प्ले होता है जिसको बोलते हैं ऑरोरा बोरेलिस। और ये ऑरोरा बोरेलिस क्या बोल रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोलर, डेट इज नॉर्थ पोल में हमारा जो लाइट दिख रहा है, डेट इज नॉर्थ पोल में हम लोग को जो लाइट दिख रहा है उसको बोलते हैं ऑरोरा बोरेलिस, और जो साउथ पोल में जो लाइट दिख रहा है उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ओके, और ये किसके कारण होता है, डेट इज ड्यू टू दिस इज ड्यू टू द इंटरेक्शन, ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ द सोलर विंड्स एंड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और ये सोलर विंड में क्या होता है, आयंस प्रेजेंट होते हैं और यही आयंस हमारा एक लाइट जैसा बिहेव करता है, ठीक है। नाउ
आयंस रिफ्लेक्ट बैक, एक और काम होता है आयंस का, दैट इज दे आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट बैक द रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ एंड दिस एनेबल अस टू हैव अ वायरलेस कम्युनिकेशन। और ये जो हमारा रेडियो वेव्स को क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है और हम लोग क्या करता है आराम से कम्युनिकेशन में हेल्प करता है ये, ठीक है। Now last we are talking about the exosphere. Exosphere क्या होता है? It is the uppermost layer. ये हमारा एक uppermost layer है and that is in the structure of the atmosphere and it lies, मतलब इनका जो extension अगर देखें that is it extends from 400 to 1500 kilometer above the sea level. अगर इनका कैरेक्टरिस्टिक देखें, इट इज गोइंग टू मर्ज ग्रेजुअली विद द इंटरप्लैनेटरी स्पेस, सो दिस लेयर इज गोइंग टू मर्ज विद द इंटरप्लैनेटरी स्पेस, और इन दिस लेयर वी विल फाइंड सो मेनी सैटेलाइट एंड ऑल लाइक दैट। सो इन दिस लेयर टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज, तो ये जो लेयर होता है यहाँ पे टेम्परेचर हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड वी एज यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा एंड वी नो वेरी लिटिल अबाउट द एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग। ऐसा बताया जा रहा है कि हम लोग 640 किलोमीटर के बाद हम लोग बहुत कम जानते हैं अबाउट द एक्सोस्फेयर। नाउ इन द एक्सोस्फेयर डेंसिटी इज गोइंग टू एक्सट्रीमली लो, तो यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे डेंसिटी जो एयर होगा उसका बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, डेट्स लाइट होता है, डेट्स व्हाई इट इज इन द अब। नाउ मेन गैसेस एयर आर लाइटर, अगर लाइटर की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ From the above, it is clear that the atmosphere extends more than 1,000 किलोमीटर above the surface। तो इतना सारा डिस्क्रिप्शन, इतना सारा हम लोग पढ़ने के बाद ये चीज हम लोग रियलाइज किए कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है, ठीक है। एंड इट एक्सरसाइज एनॉर्मस प्रेशर, और ये जो पूरा लेयर ऑफ द ये लेयर ऑफ एयर लेयर है, ये क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और डायरेक्टली ये कांटेक्ट बनाता है किसके साथ, सरफेस ऑफ द अर्थ के साथ बनाता है, एंड विद द लैंड एंड वाटर देयर इज अ कम्युनिकेशन वी कैन से, एंड द कांटेक्ट जोन बिटवीन द लैंड एंड एयर वाटर सस्टेन, ये जो कांटेक्ट जोन है बिटवीन द लैंड हो गया, एयर हो गया एंड वाटर हो गया, दे आर गोइंग टू फॉर्म व्हाट, in order they are supporting actually life. The survival of the life depends on this contact। ये जो survival किस पे डिपेंड कर रहा है, that is having the contact between the hydrosphere, between the lithosphere and between the atmosphere, and the atmosphere acts and influence life through its various elements। तो ये बात हो रही है कि यहाँ पे atmosphere is going to influence life through various elements। यहाँ पे हम लोग देखें वाटर वेपर हो गया, वाटर वेपर से हमारा जो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में रेनफॉल हो गया, in order to maintain the temperature and all, तो they are actually supporting the life। थैंक यू दोस्तों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।